भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज मोक्ष आईएएस द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित और महिला सशक्तिकरण की जीती जागती उदाहरण मेरी बहन श्यामा पटेल जी, इस कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदरणीय केवी जी, आदरणीय मंथन जी, सूरज जी, चूड़ामणि जी, जायसवाल जी और रायगढ़ के मेरे युवा भाइयों और बहनों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज रायगढ़ में युवाओं के भविष्य की दृष्टि से कि एक बेहतर भविष्य का निर्माण कैसे हो, इस दृष्टि से हम सब लोग उपस्थित हैं। आप लोगों की गंभीरता है कि आप लोग इतने बड़ी संख्या में रविवार के दिन फेसबुक पबजी करने के बजाय अपने भविष्य के सोच के लिए यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हुए हो। ये आप लोगों की भी गंभीरता को दिखाता है। इस गंभीरता के लिए मैं सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस आयोजन के लिए, आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को, कुछ लोगों का नाम मैं जानता हूँ, कुछ लोगों का नाम मैं नहीं जानता हूँ, सब लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक बेहतर भविष्य निर्माण की दिशा में रायगढ़ में एक रचनात्मक और अच्छा कार्य हो रहा है। दोस्तों, श्यामा जी ने अभी बहुत विस्तार से पीएससी में अपने को क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, मेंस में क्या अप्रोच होना चाहिए, इन सब बातों पर बहुत विस्तार में उन्होंने जवाब दिया है। आप लोगों के जिज्ञासा से संबंधित प्रश्नों का बहुत बेबाकी के साथ बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है। मैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा बातचीत को मैं रखता हूँ कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, किस चीज़ को कैसे, किस अप्रोच के साथ हमको काम करना चाहिए, उस पर मैं बात करूँगा। उस पर बात करने से पहले मैं अपने खुद की लाइफ स्टोरी बता देता हूँ कि मैं कैसे आईएएस में तैयारी किया, किन परिस्थितियों में रहा, किन परिस्थितियों में स्कूलिंग की, किन परिस्थितियों में तैयारी किया और कैसे सक्सेस हुआ। क्योंकि मुझे लगता है कि उसको जानने के बाद आप में से सब 99% लोगों को तो ये ज़रूर लगेगा कि आपकी परिस्थितियाँ मेरी जो परिस्थितियाँ थी उससे बेहतर ही थी। श्यामा जी अभी उन सब बातों को, अपने जीवन की कठिनाइयों को बहुत विस्तार से नहीं बताई। उनका जीवन भी बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ रहा है और सक्सेस जो भी व्यक्ति होता है, सफल जो भी व्यक्ति होता है, वो बिना कठिनाइयों के होता ही नहीं है, ये समझ लो। पहला चीज़ हमको लगता है कि जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, जिसके घर में सुविधाएं ही सुविधाएं हैं, वही व्यक्ति आसानी से सफल हो सकता है, ऐसे हमको लगता है। बट लाइफ ऐसा नहीं है, लाइफ इसका जस्ट उल्टा है। जो जितनी कठिनाइयों का सामना करके पलता बढ़ता है, वो उतने आसानी से बड़ी सफलताओं को अर्जित करता है। जिंदगी का उसूल ये है। और जिस दिन आप जिंदगी में ऐसा सोचना और मानना चालू कर दोगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। सुपर 30 मूवी देखे हो आप लोग? उसका एक डायलॉग मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आनंद जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो सुपर 30 चलाते हैं, और उस मूवी को लिखने वाले संजीव दत्ता भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो उन्होंने उस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी। बहुत सारे मूवी की स्क्रिप्ट लिखी उन्होंने। पेज 3 की स्क्रिप्ट लिखी, मेट्रो, बागी, ये सारे फिल्म की स्टोरी उन्होंने लिखी, और सुपर 30 की भी उन्होंने स्टोरी लिखी। तो मैं वही बात जो आप लोगों के बीच अभी बोल रहा था कि जीवन में अगर बड़ी सफलता अर्जित करनी है तो अच्छी पृष्ठभूमि की नहीं, खराब पृष्ठभूमि की ज़रूरत होती है। जब मैं ये बोलता था तो बड़े खुश होते थे संजीव दत्ता जी, बोलते थे कि यार मैं सुपर 30 जो मूवी लिख रहा हूँ, इस पे इसके डायलॉग, इससे रिलेटेड डायलॉग ज़रूर लिखूँगा। उन्होंने उस फिल्म में डायलॉग लिखा है और ऋतिक रोशन आनंद कुमार का रोल प्ले करते हुए वो डायलॉग बोलते हुए कहते हैं कि अमीरों ने अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाया और अपने रास्ते में गड्ढा ही गड्ढा छोड़ दिए,
यही वो सबसे बड़ी गलती कर दिए कि हमको छलांग लगाना सिखा दिया। जिस दिन समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, ये बोलता है ना ऋतिक रोशन, याद होगा आपको। तो जिंदगी दरअसल ये है, जब तक आपके लाइफ में गड्ढे नहीं आएंगे आप कभी छलांग लगाना नहीं सीख सकते। और जब आपको छलांग लगाने की प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो जीवन में बड़े लक्ष्य के लिए जब बड़े छलांग लगाने का अवसर आएगा तो आप छलांग नहीं लगा करके वो गड्ढा में ही गिर जाएंगे। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को सबसे पहली बात जो बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे मन में होता है कि मैं तो बहुत गरीब घर से हूँ, मेरे तो पिताजी नहीं हैं, मैं तो छोटे से गांव में पढ़ाई करता हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। इस तरह की जो हमारी धारणाएं हैं, उस धारणाओं से सबसे पहले बाहर निकलिए। ये आपकी कमजोरी नहीं, ये आप सबकी ताकत है। इस बात को आप सबसे पहले एहसास कीजिए। मैं अपने लाइफ की बात बताऊं तो यहाँ से रायगढ़ जिला मुख्यालय से केवल 18 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो 18 किलोमीटर में बाएं मेरा गांव है। वहाँ पे मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी, बाबूजी जो थे मेरे, वो प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। और जब मैं बड़ी मुश्किल से 7.5 साल का था तो उनका निधन हो गया। और हमारे छोटे से गांव में किस प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ाई करता था। और मेरी माँ 4th क्लास पढ़ी हुई हैं, 4th क्लास तक पढ़ी हुई हैं। और हम लोग ऐसे ही स्कूलों में पढ़ाई करते थे। जयमोरा स्कूल में मिडिल स्कूल पढ़ता था मैं, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर गांव है। वहाँ पे पूरा खपरेल की छत थी। जब मिडिल स्कूल हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे कोई वाइट बोर्ड नहीं होता था, ब्लैक बोर्ड होता था, उसमें भेंगराज से मिटाते थे। और स्कूल में बेंच छोड़ दो, टाट पट्टी भी छोड़ दो, बोरा लेके जाते थे, बोरा में बैठते थे अपना, है ना। और खपरेल की छत थी और जैसे ही पानी गिरता था तो चूने लगता था। और बरसात के 4 महीना में 2 महीना छुट्टियाँ रहती थी। जिस दिन भी बारिश हुआ तो पानी भर जाता था, छुट्टी हो जाती थी। स्कूल में कोई प्यून नहीं होता था, उसके कारण स्कूल की चाबी साला नायक और कक्षा नायक के पास, क्लास कैप्टन और स्कूल कैप्टन के पास रहता था। तो जैसे ही जिस दिन कम पानी गिरा रहता था तो हम लोग पहले ही स्कूल पहुंच जाते थे। हम मुआयना करते थे कि पानी भरा है कि नहीं, और नहीं भरा रहता था तो सामने में बोरिंग था, पूरा ढेंच के भर देते थे पूरा। ऐसे ही स्कूल में मिडिल स्कूल पढ़ाई किया। 9वीं से 12वीं तक मैं नंदेली में पढ़ाई किया। जब मैं नंदेली में पढ़ाई करता था 9वीं से 12वीं तक, तो जब हम लोग 12th क्लास में थे तो हमारे स्कूल में न फिजिक्स का लेक्चरर था, न केमिस्ट्री का लेक्चरर था, न बायोलॉजी का लेक्चरर था, न मैथ्स का लेक्चरर था, न हिंदी का लेक्चरर था। केवल एक लेक्चरर थे इंग्लिश के। और जब हम लोग 12th क्लास पढ़ते थे तो पूरे साल भर में मैथ्स की 4 क्लास हुई थी। पूरे साल भर में मैथ्स की 4 क्लास हुई थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना स्कूल कैसी, 6वीं क्लास में हम लोग ABCD पढ़ते थे। हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम तो छोड़ो, 6th क्लास में ABCD स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ऐसी परिस्थिति थी तो ये जरूरी था कि IAS बनने के लिए कूदना फांदना, ऐसे लग रहा होगा आपको। बट इंसान के लाइफ में कुछ घटनाएं होती हैं, कई बार कुछ होता है जो आपके मनोमस्तिष्क में जगह कर जाती है। एक स्पार्क, एक चिंगारी आपके पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाती है और वो आपको एक जुनून तक लेकर चली जाती है और जुनून आपको सब कुछ करा देता है। बहुत बार होता है लाइफ में। और इंसान में कोई बहुत अंतर नहीं है। आइंस्टीन ने बोला है ना कि भगवान ने जितना दिमाग दिया है उसका इंसान अधिकतम 2.5% में इस्तेमाल कर पाया, उसका कहना है। और भगवान के दिए हुए ब्रेन का 2.5% इस्तेमाल करके कोई आइंस्टीन जैसा सदी का महान वैज्ञानिक बन सकता है, तो भगवान के दिए हुए ब्रेन का 0.5% का इस्तेमाल करके आप सब लोग कलेक्टर SP तो बन ही सकते हो, मेरा मानना है। तो मेरा तो बड़ा दृढ़ विश्वास है कि हर व्यक्ति में क्षमता होती है, अंतर केवल होता है तो सोच का। लाइफ में आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, इसी पे डिपेंड करता है। तो मैं गांव में जब था कठिन परिस्थितियों में, और जब पिताजी का निधन हो गया था तो बाबूजी के निधन के बाद माँ के साथ मैं पेंशन के लिए आता था। और यहाँ पे शहीद चौक है, जानते ही होंगे आप लोग, केलो नदी के पहले वाले चौक को शहीद चौक बोलते हैं ना।
केलो नदी के जस्ट पहले जो चौक है, वहाँ पे पहले एसबीआई की एक बैंक ब्रांच होती थी, कृषि शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। वहाँ पे हम लोग पेंशन के लिए आते थे। उससे पहले पेंशन प्रकरण बनवाने के लिए गौशाला के पास बीओ ऑफिस था, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का ऑफिस था। तो हम माँ और मैं आते थे। उस समय बड़ी मुश्किल से 11-12 साल का हुआ करता था, तो पेंशन का माँ का प्रकरण ही नहीं बन रहा था कई सालों तक। तो हम लोग एक दिन कलेक्टर के पास गए और कलेक्टर ने डीओ को बुलाया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बहुत डांटा, और हमारा काम हो गया, माँ का पेंशन प्रकरण बन गया। तो मैं 10-11 साल का था उस समय, 11 साल के आसपास रहा हूँगा। तो मुझे लगा कि भाई ये तो कलेक्टर बड़ा तोप चीज़ होता है, यही बनना चाहिए। तो ये उस समय की बात है जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता रहूँगा। उसके बाद मैं लगातार उसके लिए मैं चेस करता था कि बाकी आखिर ये कैसे बनते हैं। मैं पता करने की कोशिश करता था। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी मिलता था गांव में, गुरुजी मिलता था, तो उसको पूछता था कि भाई ये कैसे, क्या चीज़ है, क्या बला है, कैसे बनते हैं, क्या परीक्षा देना पड़ता है, एंड ऑल। तो फिर मेरे एक चाचा थे, उन्होंने बताया कि इसके लिए एक मैगजीन आती है, क्रॉनिकल मैगजीन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, ये सब मैगजीन आती है। उस मैगजीन में कैसे बनते हो लिखा रहता है। तो मैं बोला मिलता कहाँ है? तो बोले कि रेलवे स्टेशन में मिल सकता है, या पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने में एक ठेला लगता था उस समय। पॉलिटेक्निक, पुराने लोग जानते होंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने में एक ठेला लगता था, वहाँ पे मैगजीन बिकती थी। तो मैं वहाँ पे आता था और मैगजीन लेता था, और उसमें टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ता था कि भाई ये कैसे पढ़े, क्या किताब पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, खोजता रहता था मैं। और ऐसे करते करते मैं गांव की स्कूल में पढ़ते हुए 12th तक पास हुआ। 12th पास होने के बाद मैंने तय किया कि भाई ये तो बनना आईएएस है। मेरे इंजीनियरिंग में बहुत जगह सिलेक्शन हुआ था, परसेंट बेसिस पे मेरे को बिट्स पिलानी भी मिल सकता था, बट वो सब छोड़ छाड़ के मैंने आईएएस तैयारी करने का निर्णय लिया। और आईएएस तैयारी करने के लिए मैं भिलाई चला गया। भिलाई में ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन ले लिया। अब मैं भिलाई में किताब खोजने निकला, तो वहाँ पे ए मार्केट में अनिल बुक डिपो था, ई मार्केट में तिवारी बुक डिपो था, सी मार्केट में, ये सब में मैं घूमता था। तो गांव की हालत तो छोड़ो आईएएस वाईएएस के लिए, उस समय भिलाई की हालत थी कि भिलाई में कोई किताब नहीं मिलती थी, कोई किताब नहीं मिलती थी। आई एम टॉकिंग द ईयर 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय भिलाई में कोई किताब नहीं मिलता था। तो मैं रायपुर गया, जी रोड से गए हम लोग, और वहाँ सदर बाज़ार पहुँचे। रायपुर के सदर बाज़ार को पूरा छान मारा मैं, वहाँ भी कोई आईएएस की किताब नहीं मिली। 50 किताब चाहिए तो गिनती से 2-4 किताब मिल जाती थी। पीएससी की थोड़ी मोड़ी किताबें मिल जाती थी, यूनिक गाइड वगैरह मिल जाता था, इस तरह से मिलता था, बाकी किताबें नहीं मिली मेरे को। तो ये मैं रायपुर भिलाई की बात बता रहा हूँ। तो मुझे लगा भाई यार हम भी किताब नहीं मिल रही है। वो मैगजीन में लिखा है ये किताब पढ़ना चाहिए, दत्त सुंदरम पढ़ना चाहिए, लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए, फलाना ठिकाना, वो किताब ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई फर्स्ट ईयर में था, तो मैं सोचा कि भाई अपने को आईएएस बनना है, तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है वो पढ़ता था मैं मैगजीन में कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लवासना है मसूरी में, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है आईएएस की। तो मैं सोचा कि चलो देख के आते हैं कि कहाँ क्या ट्रेनिंग कराते हैं भाई वहाँ पे। तो मैं फर्स्ट ईयर में था, और गांव का बच्चा पहली बार अपन ट्रेन में चढ़े, और मतलब लंबी ट्रेन में, और दिल्ली के लिए निकल गए। और उधर ही किताब खोजेंगे दिल्ली में, अब इधर तो मिल नहीं रहा है भिलाई रायपुर में करके। तो फिर मैं मसूरी गया, और मतलब दिल्ली गए, दिल्ली से फिर बस पकड़ के देहरादून गए, देहरादून से फिर नाइट हॉल्ट करके जीप पकड़ के मसूरी पहुँचे। और मसूरी में जब मैं पहुँचा लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के गेट पे, एट दैट टाइम आई वाज हार्डली 18 साल का था मैं, 18-19 साल का। तो मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने बोला कि भाई मैं यह ट्रेनिंग कैसे होता है, मैं देखने आया हूँ, मेरे को आईएएस बनना है। तो गार्ड ने मेरे को चमकाया, चल उधर करके, यहाँ नहीं घुट सकता करके भगा दिया। मेरे को बड़ा दुख लगा कि इतने मुश्किल से पहुंचा हूं और मेरे घुसने नहीं दे रहा है, मेरे आंख में आंसू आ गया पूरा। तो लेकिन मैं वहीं पे कसम खाया कि मैं आऊँगा यहाँ और आईएएस बन के आऊँगा, और यही गार्ड मेरे को एक दिन सैल्यूट करके दरवाज़ा खोलेगा। मैं उस समय हार्डली 18-19 साल का था। फिर वहाँ से मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली गया तो मैं पहुँचा पटेल चेस्ट में अनिल बुक डिपो होता था, सॉरी कुमार बुक डिपो, अनिल जी की दुकान होती थी। आजकल जिया सराय में और राजेंद्र नगर में सब जगह उनकी दुकानें रहती हैं। तो मैं अनिल जी की दुकान में पहुंचा
मैं बोला कि आईएएस का किताब लिस्ट दिया, मैं मेरे को किताब चाहिए। तो बोले किसका, तुम्हारा कोई भैया दीदी तैयारी कर रहा है क्या? मैं 18 साल का था। बोला नहीं नहीं मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो बोले तुम तो अभी बच्चे लगते हो जी। मैं बोला हाँ तो तैयारी कर रहा हूँ मैं बोला। तो उन्होंने 5 मिनट के अंदर मुझे सारी किताब दे दी, जो मैं रायपुर में थक चुका था, भिलाई में थक चुका था। तो मुझे 5 मिनट के अंदर उन्होंने सारी किताब दे दी अनिल जी ने। और मेरे को लगा यार ये तो बड़ा अंतर है, दिल्ली में और भिलाई रायपुर में बहुत अंतर है। और मैं 5 मिनट में मुझे किताबें दे दी। उन्होंने मेरे को देखा, बातचीत किया और उसको अच्छा लगा तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया मेरे को कि बेटा जब भी तुमको जो भी किताब आएगी तो मैं बता दिया करूँगा, मुझे बीच बीच में तुमको कोई ज़रूरत रहेगी तो फ़ोन लगाना, मैं कुरियर कर दूँगा। तो कुरियर करते रहते थे, मेरे को किताब भेजते रहते थे भिलाई में मैं जब था। तो ये सब चलता रहा। इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच मैंने पूरी तैयारी करी और ईमानदारी से जुनून के साथ मैंने मेहनत किया। और सबसे बड़ी बात कि अपने आप को कभी मैंने कम नहीं समझा। मैं अपनी ताकत को हमेशा पहचानने की, समझने की कोशिश किया और अपनी ताकत पे मैंने भरोसा किया। और मैंने अपने सारे एडवर्सिटीज़ बताई, मैंने सारी समस्याएं बताई कि 6th क्लास में ABCD पढ़ रहे हैं, कोई लेक्चरर नहीं, कुछ नहीं, सारा सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बट मैं मानता हूं कि हर यूथ के अंदर बहुत क्षमताएं होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं। उन क्वालिटीज़ पे अगर वो यूथ भरोसा करे तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को, किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। ये मेरा स्ट्रांग बिलीव है। तो मैंने अपने ताकतों पे भरोसा रखा और दिल्ली में मैंने कभी बैक फुट पे नहीं आया। नहीं तो दिल्ली जैसे ही जाओगे तो तुमको क्या बोलेंगे कि मतलब आप बोलोगे कि मैं इकोनॉमिक्स में ये NCERT पढ़ लिया, दत्त सुंदरम पढ़ लिया, रमेश सिंह पढ़ लिया, उमा कपिला पढ़ लिया, है ना, श्री राम IAS की नोट्स पढ़ ली। तो अगला लाइन बोलेगा जट्ट वाली बुक पढ़ी क्या? बोले नहीं। और ऐसा और ये सब ये बात कौन बोलेगा? जो आदमी पूरा बाल को टकला करा के कुर्ता पजामा पहन के 30-32 साल का हो चुका है वो पूछेगा, वो बोलेगा जो IAS में 5-6 अटेम्प्ट दे चुका होगा। ठीक है, तो बोले मैं तो नहीं पढ़ा हूँ। बोले फिर क्या होगा तेरा? ठीक है, तो ऐसे लोग मिलेंगे इस जर्नी में। बट अपने आप पे मैंने भरोसा करके तैयारी करता रहा और इंडिया में वन ऑफ द यंगेस्ट एज में, इतने सारे प्रॉब्लम के बावजूद वन ऑफ द यंगेस्ट एज में मैं IAS में सेलेक्ट हो गया। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ बना। 2005 में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेलेक्ट इन IAS। तो सेलेक्ट हो गया मैं। तो बेसिकली मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि आपको जो परिस्थितियाँ रहती हैं, हर एक के साथ एडवर्सिटीज है लाइफ में। किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या, कोई भी आदमी समस्याओं के बिना इस धरती पे नहीं है। तो आपको अपनी क्षमताओं पे बिलीव करना है और उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी है। अगर 100 लोग IAS बनते हैं तो IAS बनने के 100 फार्मूला होते हैं। You have to derive your own formula on the basis of your own strength and own weaknesses. तो आपको अपने आप को पहचानना है। सुकरात ने कहा जीवन में नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो, खुद को जानो, मेरी क्या क्षमताएं हैं, उस पर भरोसा करना सीखो। ठीक है, हम अपने परिस्थितियों का रोना रोते रहेंगे तो कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो इस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाओगे तो आप निश्चित रूप से सफल होगे। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू पे कि भाई इस IAS की एग्जाम में IAS कितने लोग देना चाहते हैं? ठीक है, बहुत अच्छी संख्या है। ठीक है, और आएंगे अलग अलग सवालों में कि PSC देना चाहिए कि IAS देना चाहिए कि एक साथ देना चाहिए कि कब PSC देना चाहिए, कब IAS देना चाहिए। वी विल टॉक ऑन ऑल दोज टॉपिक्स। ठीक है, जो हमारे अनुभव हैं। तो IAS के हिसाब से मैं अपना, बाकी तो आपके सर लोग सब बताते ही होंगे, दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आज की डेट में अननोन हो। नाउ दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशंस। सबके पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो किताब श्यामा जी पढ़ी थी और मैं पढ़ा था, उस किताब का नाम आज बस पता चल जाए तो हम IAS बन जाएंगे। कई लोग ऐसे सोच के आए होंगे, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं जब IAS सेलेक्ट हुआ था तो मैं अपना, मेरा पहला सेशन हो रहा था पतंजलि, दिल्ली पतंजलि में, जो धर्मेंद्र सर का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं क्लास कर रहा था। बहुत सारे बच्चे थे, मतलब खचाखच भरा हुआ था वो हॉल। और जब चल रहा था तो मैंने सबसे पहले अपने टॉक की शुरुआत में बोला कि वो टॉक थी फिलॉसफी पे।
तो फिलॉसफी में सेकंड पेपर में एक पेपर होता है रिलीजियस फिलॉसफी, धर्म दर्शन होता है, धर्म के बारे में उसमें पूरा डिबेट्स होते हैं। तो मैंने बोला यार धर्म दर्शन पे सब लोग पढ़ते हो, ये पतंजलि का नोट्स पढ़ते हो, ये ध्येय IAS का नोट्स पढ़ते हो, दीपक सर का नोट्स पढ़ते हो, धर्मेंद्र सर का नोट्स पढ़ते हो, वो वेद प्रकाश वर्मा जी की दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर की नोट्स पढ़ते हो, उनका किताब पढ़ते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले जटाशंकर तिवारी जी का किताब पढ़ते हो। लेकिन मेरा मानना है कि ये सबसे धर्म दर्शन में कुछ नहीं होने वाला है। मेरा 192 स्कोर आया था आउट ऑफ 300 फिलॉसफी सेकंड पेपर में, दैट वाज एक्सेप्शनल स्कोर। और मैंने फिलॉसफी केवल 2 महीने पढ़ी थी, दिल्ली वालों को पता था कि 2 ही महीना पढ़ा है, अदरवाइज तो साइंस वाला स्टूडेंट है ये करके। तो 2 महीना में क्या इसको फार्मूला मिल गया, कौन सी क्रोसिन और दो फ्लेम क्या क्या मिला खा लिया और 192 नंबर पा गया है ये, ऐसे करके लोग पूछते रहते थे क्या पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है तू टाइप का। तो मैंने इसीलिए उस टॉक में पहली बार बोला कि भाई ये सब पढ़ लो आप, जटाशंकर, वेद प्रकाश, धर्मेंद्र, ध्येय, दीपक कुमार, सब पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ धर्म दर्शन में वही आदमी स्कोर कर सकता है जो डेविड किंसले की बुक पढ़ी हुई हो। मैं अपना सक्सेस का राज आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने अपनी टॉक की शुरुआत में यही बोला था, और मैंने बोला मुझे मालूम है कि मैक्सिमम लोगों को डेविड किंसले की बुक का पता है ही नहीं पता है, और आप लोग पढ़ते नहीं हो इसलिए नंबर नहीं पाते हो। एक्सेप्शनल लोगों को, कुछ ही लोगों को ये मालूम है। किसको किसको मालूम है मैंने ये पूछा तो 4 लोगों ने हाथ खड़े किए कि हम लोग पढ़े हैं डेविड किंसले का बुक। वो चारों को बुलाया, स्टेज पे खड़ा किया कि भाई देखो ये लोग असली तैयारी कर रहे हैं। और मैं उनको पूछा भाई बता दो इन लोगों को डेविड किंसले की बुक दुनिया में है कहाँ, है ना, है ही नहीं डेविड किंसले की बुक तो दुनिया में। डेविड किंसले नाम की कोई बुक है ही नहीं दुनिया में। मैंने ऐसी झूठ बोला था, वो 4 लोग आ गए कि भाई ये मतलब ये डेविड किंसले का बुक हम लोग पढ़े हैं करके। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाह रहा हूँ कि डेविड किंसले का बुक दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, दुनिया में कोई डेविड किंसले का बुक नहीं है। जैसे 5वीं का एग्जाम दिए थे ना, अपना प्रश्नोत्तर याद करके पढ़ लिख के जाके लिख के आ गए थे, नंबर आ गया था, वैसे ही एग्जाम देना है। अंतर केवल इतना है कि वहाँ सबका डिस्टेंशन लग जाता है, चल जाता है पूरे क्लास का। इसमें आधा नंबर भी कम पाओगे तो 0 है। सेलेक्ट होना है, दूसरे से ज़्यादा पाना है। दूसरे अगर 98 पा रहे हैं तो 99 पाना है, दूसरे अगर 100 पा रहे हैं तो 100 में 101 पाना पड़ेगा, है ना। ये प्रॉब्लम है, कंपटीशन इज देयर। तो दूसरों से कैसे ज़्यादा पाना है, केवल अंतर इतना है, बाकी एग्जाम इज द सेम। वही एग्जाम है जैसा 5th दिए थे, 8वीं का दिए थे, 10वीं का दिए थे, 12वीं का दिए थे। अब यहाँ पे आके लगता है कि मैं अपना रूप बदल लूँ। कोई इंसान नहीं बदलता दुनिया में, वही इंसान रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप के ऊपर भरोसा करना सीखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि भाई इस एग्जाम में क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या है, कैसे है, उस हिसाब से स्ट्रेटजी प्लान करो। तो मैंने ये चीज़ देखा। दूसरा मेरे दिमाग में हमेशा ये आता था कि भाई आज के ज़माने में सबको पता है कि कौन कौन सी किताब पढ़नी है, सबको पता है कौन कौन से नोट्स पढ़ने हैं, सबको पता है कोचिंग कौन सा ठीक है, कहाँ पे कोचिंग करना है, क्या करना है। ठीक है, सबको सब कुछ मालूम है, सबको सब कुछ मालूम है। उसके बाद भी दिल्ली में मैं देखता था कि 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से कितने का सिलेक्शन हुआ IAS में, तो 2 बच्चे का, 3 बच्चे का, 4 बच्चे का अधिकतम सिलेक्शन होता था, बाकी सब लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। तो मैंने हमेशा इस समझने की कोशिश की कि आखिर डिफरेंस क्या होता है। सबको तो वही किताब पढ़नी है, वही 24 घंटा है, वही नोट्स पढ़ रहे हैं, वही कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो 2-4 बच्चे पास होते हैं, बाकी सब बच्चे रह जाते हैं। तो ये डिफरेंस क्या है। मैंने हमेशा अपने लाइफ में इस डिफरेंस को समझने की कोशिश की। मैं जब एकेडमी गया, सेलेक्ट होकर IAS बन के गया, तो वहाँ पे 88 IAS लोग, हम लोग 1 साल एक बोर्डिंग स्कूल की तरह मसूरी एकेडमी में रहते थे। तो मैंने करीब 50 लोगों के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डीप एनालिसिस किया कि आदमी कैसे सेलेक्ट हुआ, वो IAS बना तो बना कैसे, उसके क्या वीकनेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है, इसको मैंने एनालाइज करने की कोशिश किया। कई बच्चे ऐसे मिलते थे जो जीवन में कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आए लेकिन IAS हो गए, आसानी से IAS बन गए। ऐसे भी लोग मिले मेरे को। वन सौरभ कुमार वॉज देयर, वन रितेश वॉज देयर, रितेश चौहान, प्रेजेंटली ही इज PS टू प्रहलाद जोशी जी, कोल मिनिस्टर का PS है। वो जिंदगी में कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आया और IAS में पहले अटेम्प्ट में पास हो गया, पहले अटेम्प्ट में।
तो मैंने उसको बोला भाई तू कैसे पास हो गया, तू तो स्कूल में नहीं कुछ कर पाता था। तो अपना बताया भाई मैं तो ये करता था और ये अपना आइडिया क्लिक किया यार। ऐसे मैंने 50 लोगों के स्ट्रेटजी को, उनके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डीपली एनालाइज करने की कोशिश की। फिर लवासना एकेडमी ने जहाँ मेरे को घुसने नहीं दिए थे, वो दंतेवाड़ा में जब काम किया एजुकेशन पे, तो उन्होंने मुझे 10 बार लेक्चर देने के लिए बुलाया। मसूरी एकेडमी में IAS लोगों को लेक्चर देने के लिए 10 बार बुलाया। तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त बनते थे, जूनियर लोग। तो उनमें से जो जिनसे अच्छी दोस्ती होती थी उनकी भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को मैंने स्टडी करने की कोशिश की। और फिर मैं 5 कंक्लूजन पे पहुंचा। वो 5 कंक्लूजन आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। बाकी आप सब लोगों को पता है यार, वही लक्ष्मीकांत पढ़ना है, वही NCERT पढ़ना है, वही पर्यावरण पे वो शंकर IAS पढ़ना है, वही PT 365 मेंस 365 विजन का पढ़ना है, वही पढ़ना है। ठीक है, मैं अपने अनुभव से इतने दिनों के मैंने 5 स्किल एनालाइज किया, डिफरेंस एनालाइज किया कि वो 5 स्किल रहते हैं तो लोग IAS की एग्जाम में अच्छा करते हैं, वो 5 स्किल नहीं रहते हैं तो IAS की एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं। मेरे जीवन का अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्यों 5 स्किल की बात आती है? देखो, मेंस में कितने नंबर होते हैं IAS में, किसी को पता है? कितना होता है बेटा? एब्सोल्युटली राइट, है ना। 9 पेपर होते हैं, उनमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, 7 स्कोरिंग पेपर होते हैं। हर पेपर में 250 नंबर होता है, तो 250 × 7 = 1750 मार्क्स टोटल होते हैं। ठीक है, ये मेंस में होता है। इंटरव्यू में कितना होता है? 275 होता है। बहुत बढ़िया, 2025 टोटल होता है। ठीक है, ये 2025 नंबर को जब तक दिमाग में अपन रखेंगे तब तक IAS की एग्जाम में पास नहीं हो सकते, मेरा ये मानना है। इस एग्जाम में दिखने भर के लिए 2025 नंबर होते हैं, दिखने भर के लिए। ठीक है, मूल कंपटीशन होता है 50-60 नंबर का। ठीक है, कई लोग होते हैं जो बोलते हैं प्री में इस बार 90 कट ऑफ गया था, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा था, ऐसे ही दिया था, मेरा 72 सही हुआ था। ऐसे वाले बहुत लोग होते हैं। बेटा 72 इज 0, 73 इज 0, 80 इज 0, 85 इज 0। 90 कट ऑफ गया था ना, तो 90 से ही गिनती है, बाकी 0 है। ठीक है, मेन कंपटीशन वही 5 क्वेश्चन का ही होता है प्रीलिम्स में, है ना। 5 ही 7 क्वेश्चन का प्रीलिम्स में होता है। ठीक है, जो ताव से बोलते हैं ना कि मैं इस बार अटेम्प्ट छोड़ दिया, है ना, मैं इस बार दिया था लेकिन मैं कुछ पढ़ा नहीं था, फिर भी मेरा 72 सही हुआ था। ऑल दीज आर बुलशिट। ठीक है, कोई मतलब नहीं है फालतू की चीज़ों का। मेन कंपटीशन प्रीलिम्स में 7-8 क्वेश्चन का रहता है, और मेंस और इंटरव्यू मिला के 2025 नंबर का एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम 100 नंबर का है। कहाँ पे हम 60-70 दूसरे से ज़्यादा स्कोर करेंगे और कहाँ पे हम 70-80 दूसरे से पीछे हट जाएंगे, इसी का कंपटीशन है। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं। 5 लाख लोगों में 25-30 हज़ार लोगों के बीच ही असली कंपटीशन होता है। बाकी सब बोदरा है, ऐसे करके पंखा चलावे तो बहा जाते हैं, फेंका जाते हैं, है ना। धुकता ना गांव में कोठार में धुकते कि नहीं, वो 2 का पंखा चलाते तो जब का बोदरा में एक हमें उड़िया जाते हैं। वैसे UPSC 2 बाउंसर मारता है ना तो सर फूट फाट के बराबर हो जाते हैं सब लोग। 25-30 हज़ार होते हैं जिनके बीच में कंपटीशन होता है, और वो 25-30 हज़ार के बीच में 60-70-80 नंबर का ही कंपटीशन रहता है। तो ये 60-70-80 नंबर कहाँ से जुगाड़ोगे, इसी का एग्जाम है। ठीक है, बाकी सब तो पढ़ना ही है। मतलब जो साल भर, अभी श्यामा जी ने बहुत ईमानदारी से बताया कि 1.5 साल सिलेबस को कंप्लीट करने में लगता है। दिस इज ऑनेस्ट आंसर। ठीक है, टॉपर्स लोगों के भी बातों पे बहुत ज़्यादा मत आना, आधे से ज़्यादा टॉपर झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो 1.5 साल तो सिलेबस, वो सब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बेसिक वर्किंग आपको करना ही पड़ेगा। बेसिक वर्किंग करने के बाद आपको ये समझना है कि मैं दूसरे से 70-80 नंबर का बोनस, 60-70 नंबर का बोनस कहाँ से लूँ, क्योंकि हम लोगों के ज़माने में 300 नंबर का एक पेपर होता था, उसमें 150 वॉज गुड स्कोर, तो 110, 120, 130 सबके आ जाते थे, सारी दुनिया पाती थी। और 130 से उस पेपर में 160, 170 कैसे पहुँचना है, उसका लड़ाई है, उसी की लड़ाई है। बाकी सब 0 है।
वो 100, 110, 120 सब जीरो है, ठीक है, जीरो ही है, उससे ज़्यादा औकात नहीं है। बाकी एनएसएस और एनसीसी के कैंप में भी जाओगे तो सर्टिफिकेट मिलता है। आईएएस के इंटरव्यू देके 1 नंबर से भी रह जाओगे तो एक ठो सर्टिफिकेट तक नहीं देता यूपीएससी, ठीक है। मैं प्रदीप जोशी साहब को अभी बोल के आया हूँ, मैं बोला सर एनएसएस के में भी जाते हैं 7 दिन गाना बजाना करते हैं वहाँ, तब भी हमको साला सर्टिफिकेट मिलता था। आप यहाँ इंटरव्यू दे के 2 नंबर से रह जाता है बच्चे को, आप सर्टिफिकेट तक नहीं देते हो। सर्टिफिकेट दे दो, कहीं दूसरी नौकरी में जाएगा तो इज्जत से दिखाएगा तो मैं इंटरव्यू दिया था करके। आज तो सब जीरो है अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो, ठीक है। तो 60-70 नंबर कहाँ पे ज़्यादा पाएँ उसी का कंपटीशन है। तो ये 60-70 नंबर कहाँ पे बोनस लाएं, इसी की लड़ाई है। ये 5 स्किल जिसकी मैं बात करता हूँ, ये 5 स्किल हैं जो आपको 70-80 नंबर का बोनस दिला सकते हैं, दूसरों से ज़्यादा ला सकते हैं। आप 24 घंटा में 2 लोग 18-18 घंटा पढ़ रहे हो, सेम किताब पढ़ रहे हो, सेम कोचिंग में पढ़ रहे हो, सेम नोट्स पढ़ रहे हो, लेकिन ये स्किल 5 स्किल जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये अगर आपके पास है तो एक स्किल से ही आप 70-80 नंबर का बोनस ला सकते हो। ये 5 स्किल है मेरे नज़र में। पहला है लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम क्या है, अर्बन प्रॉब्लम क्या है, ट्रैफिक प्रॉब्लम क्या है, 370 में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, जनरल अवेयरनेस है। ये दूसरा जनरल अवेयरनेस है। तीसरा मैं मानता हूँ राइटिंग स्किल है। चौथा मैं मानता हूँ इंटरव्यू स्किल है। और 5वां मैं मानता हूँ राइटिंग स्पीड है। राइटिंग स्पीड है, ये 5 चीज़ मैं मानता हूँ। अब ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप एक दिन में डेवलप नहीं कर सकते। कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें आप पढ़े 4 पेज तो आपकी राइटिंग स्किल डेवलप हो गई। दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है, आपको खटना पड़ता है, जूझना पड़ता है, एक प्रोसेस में अपने माइंड को, अपनी पर्सनैलिटी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। और अगर आप खोज पाओगे तो आपके व्यक्तित्व में से कई हिस्से होंगे जिनमें ये स्ट्रांग होगा। मैंने बताया, सारी एडवर्सिटीज़ बताई कि मैं तो 6वीं में अंग्रेजी पढ़ा, ABCD पढ़ा, हमारे लेक्चरर नहीं थे, ये सब मैंने बताया। बट मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो गांव के परिवेश में मैं पढ़ रहा था और कैसे गांव के परिवेश ने मुझे राइटिंग स्किल दिया, ये मैं इसकी कहानी भी बताता हूँ आप लोगों को। नेगेटिव तो मैंने बहुत बताई, कुछ पॉजिटिव बताता हूँ जिसमें गांव में कुकुरमुत्ते की तरह जो बच्चा उगता रहता है ना। जैसे गांव में जंगल में कुकुरमुत्ता, आपने कोई कविता पढ़ी है निराला की, अबे सुन बे गुलाब वाला, ठीक है, अबे सुन बे गुलाब वाला। तो जो कुकुरमुत्ता होता है बिना घास अपने आप उगता है, तो गांव का बच्चा ऐसी रॉ टैलेंट उगता है। तो जब रॉ टैलेंट के रूप में गांव का बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके अंदर ये स्किल्स कहाँ से आते हैं, एक एग्जाम्पल अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग 3री क्लास में पढ़ते थे। 3री क्लास में पढ़ते थे तो एक पाठ था जागो प्यारे, पुराने लोग पढ़े होंगे उस कविता को। जागो प्यारे, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने सुंदर छवि पाई, भोर हुआ सूरज उगाया, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। एक पाठ था जागो प्यारे। तो गुरुजी आए हमारे 3री क्लास में और उन्होंने वो जागो प्यारे पाठ को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद अगले दिन प्रश्नोत्तर लिखवाया उन्होंने, प्रश्नोत्तर लिखवाए, प्रश्न लिखवाए, उत्तर लिखवाए। बट मेरे पिताजी बोलते थे, बाबूजी बोलते थे कि बेटा तू क्वेश्चन आंसर याद मत करना, तेरे मन में जो आएगा वो लिख देना। तो मैं बोला ठीक है। तो अपन नहीं करते थे, बट घर से सुविधा कि भाई पढ़ना ही नहीं है तो याद करना ही नहीं थी, इतनी सुविधा कोई घर वाले दे दे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। वो बड़ा खुश रहता था। फिर 7 दिन बाद टेस्ट हुआ जागो प्यारे का। उसमें सवाल आया कि सुबह जल्दी जल्दी क्यों उठना चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से लिखना चालू किया, भाई यार मन से लिखने बोले हैं बाबूजी तो घर वाले बोलते हैं मन से लिखना है करके। तो मैं लिखना चालू किया कि जब सुबह सुबह बेर उठबे तो बेर लाल लाल उगत रथे, बेर मतलब सूर्य द सन, ठीक है, बेर लाल लाल उगत रथे तो देख के बड़ा मजा आते। सुबह सुबह तरियांग जाबे तो जुड़ जुड़ हवा बुहात रथे तो बहुत मजा आते। सुबह सुबह उठबे तो गरोइया मन उड़ जाए रथे, चहक चहक करत रथे तो बोला सुन के बड़ा मजा आते।
ऐसे मैं छत्तीसगढ़ी में मिला जुला के जितना हिंदी 2-4 शब्द आते थे बाकी छत्तीसगढ़ी में अपना उत्तर लिखा। अब मैं लिख लिया उतना, अब लिखा वो हो गया, अपन लिख के आ गए। अगले दिन गुरुजी टेस्ट जांच के लाए, सबसे पहले वो बोले चल बेटा उठ खड़ा हो जा तू। मैं खड़ा हुआ, आके मेरे को धमाक से एक झापड़ दिया गुरुजी, ठीक है, एक झापड़ मारे मेरे को और बोले बेटा प्रश्नोत्तर को याद तो करता नहीं है, अब बड़ा मजा आते लिखे ऐसे में बोले, ठीक है। तो मेरे इस पूरे घटनाक्रम को हमारे हेड मास्टर थे वो देख रहे थे, हमारे हेड मास्टर एक दूसरे गुरुजी देख रहे थे। तो दूसरे गुरुजी आए और उन्होंने बोला कि अपनी मर्जी से लिखा है, इसको अपने मर्जी से लिखने दो, ये लिखना सीखेगा अगर ऐसे करेंगे तो मैं अपनी मर्जी से ही लिखता रहा। तीसरी क्लास से पहले मैं छत्तीसगढ़ी में लिखता था, फिर थोड़ा थोड़ा हिंदी छत्तीसगढ़ी मिक्स करना सीखा, फिर हिंदी से लिखना सीखा, फिर अंग्रेजी लिखना भी सीख गए जब बड़े हो गए। तो ये मेरे राइटिंग स्किल के विकास की कहानी है और ये मेरे को पता था कि ये मेरा स्ट्रेंथ है। दिल्ली के DPS RK पुरम से आए हुए बच्चे को भी मैं मात दे सकता हूँ मेरी राइटिंग स्किल, ये मेरे को पता, ये मेरे को पता था। और मैंने इसी आधार पे UPSC की एग्ज़ाम में लिखा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एसे का एक पेपर होता था, अभी भी होता है। हम लोगों के ज़माने में 3 घंटे में 1 निबंध लिखना होता है, अभी 2 निबंध लिखने होते हैं। 1 निबंध 3 घंटा लिखना है, कोई वर्ड लिमिट नहीं, 5000, 6000, 7000 वर्ड लिख सकते हो आप। तो कोई रट के नहीं लिख सकता, उसका ओरिजिनल व्यक्तित्व को ओरिजिनल राइटिंग स्किल के साथ ही पेपर को लिख सकता है, ठीक है। मैंने इसे का पेपर लिखा और जब IAS का रिजल्ट आया तो पूरे इंडिया में मेरे को 200 में, उस समय 100 को बहुत अच्छा स्कोर माना जाता था, 100 को बहुत अच्छा स्कोर माना जाता था। ऐसे में 50% स्कोर इज एक्सीलेंट स्कोर इन IAS एग्जामिनेशन इन ऑलमोस्ट ऑल द पेपर। अभी भी लगभग वही ट्रेंड है स्कोरिंग का। 50% बहुत अच्छा स्कोर माना जाता था। मेरे को मिले थे 155 नंबर, 155 ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोर, ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोर, परसेंटेज वाइज 77.5% स्कोर। आपको वो 55 नंबर का जो बोनस चाहिए होता है ना, वो जागो प्यारे ने दे दिया, काम हो गया, ठीक है। तो ये लड़ाई इसी की है, ठीक है, आपके व्यक्तित्व की लड़ाई है। आप कितने मजबूत हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर विपरीत परिस्थितियों को झेलने की कितनी क्षमता है, उसकी लड़ाई है। ये कोई आंसर याद करने की और आंसर राइटिंग की लड़ाई नहीं है। इस बात को जिस दिन समझ जाओगे उस दिन IAS टॉप कर दोगे। और जो कमजोर है, जो खोज रहा है कि कस्तूरी कहाँ है, ठीक है, जो खोज रहा है वो जीवन भर खोजता ही रहेगा। एवरीथिंग इज विद इन यू, आपके अंदर है। आप अपने आप पे जिस दिन भरोसा करोगे, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की पहचान करोगे और उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाकर IAS की एग्जाम को अटैक करोगे। जब जब तक नहीं कर सकोगे, IAS आपको पूछने वाले नहीं है, ठीक है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जब तक आंसर गिड़गिड़ा कर लिखोगे, एग्जामिनर कभी नहीं आंसर आपको नंबर देगा। जिस दिन आंसर में आपके दादागिरी आएगी, उस दिन एग्जामिनर आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपको हाईएस्ट स्कोर देगा। और उस एग्जाम को लिखते समय जब आपको पता है कि आपके भविष्य का फैसला होने वाला है, और उस समय आपको जब पता है कि मेरे भविष्य का फैसला होने वाला है, और उस समय जब आप दादागिरी से आंसर लिखते हो, तब एग्जामिनर को आप एहसास करा देते हो कि मेरा व्यक्तित्व है, मैं वजूद रखता हूँ, मेरी आइडेंटिटी है और मैं IAS बनने के काबिल हूँ, ये एहसास करा देते हैं। तभी आप IAS में सेलेक्ट हो सकते हो। जब तक सोचते रहोगे क्या करूं, बता दे कोई मेरे को और मैं पास हो जाऊं, यू विल नेवर बिकम IAS। आई एम टेलिंग माई ओन एक्सपीरियंस। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा कर चलिए और ये 5 स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। लैंग्वेज, राइटिंग स्किल मैं बोलता हूँ, इसका मतलब मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए। बचपन में हम लोग को इमला लिखाया जाता था गाँव के स्कूल में, अच्छी चीज है। आजकल मैं देखता हूँ कि मैं राजनीति में आ गया हूँ तो मैं टाइप कराना रहता है, वो या कलेक्ट्रेट में थे तब भी लेटर टाइप कराना रहता था। तो एक पेज टाइप करके लाता है बाबू, तो एक पेज में 27 ठो मात्रा की गलती है।
तो मैं कहाँ से सुधारूं, कहाँ से आईएएस बनोगे यार? एक पेज में अगर 27 ठो मात्रा की गलती हो रही है तो रहने दो फिर आईएएस भाई। ये बेसिक स्किल है आपका। इफ यू डोंट नो छोटा ही बड़ा ही छोटा हो बढ़ाओ, देन यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन दिस गेम। आप दूर रहो इससे। आपको मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए, आपका नेचुरल राइटिंग स्किल होना चाहिए, आपको किसी भी बात पे बोलने मतलब लिखने के लिए बोला जाए आप तत्काल लिखने की क्षमता होनी चाहिए। होता है लोगों को स्टेज फोबिया होता है, लोग जाके स्टेज में कांप रहे हैं। अरे कांपने वाले को आईएएस थोड़ी बनाएगा, लात मार के यूपीएससी भगा देगा। वहाँ पे कांपने वाले के गरीबी निवारण का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है? वहाँ उनको योग्य आदमी चाहिए। जो इंटरव्यू में उनको फेस नहीं कर पा रहा है उसको नंबर थोड़ी देंगे, लात मार के भगा देंगे। आपके अगर स्टेज का फोबिया है तो रहने दो आईएएस भाई, उस स्टेज फोबिया को दूर करो। स्टेज में जाके जितनी बुद्धि है उससे 4 बात ज़्यादा अगर नहीं बोल पाते तो रहने दो आईएएस, ठीक है? थोड़ी बकैती आनी चाहिए भाई, है ना? थोड़ी बकैती आनी चाहिए, तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी बात को रख सको और अपनी बात को मनवा सको सामने वाले को। इंटरव्यू हो रहा था, चोकिला यार मैडम मेरा इंटरव्यू कर रही थी, फर्स्ट लेडी फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट से। मेरे को पूछती है, आखिरी सवाल पूछी, मिस्टर चौधरी आपको कलेक्टर बना देते हैं तो आप शिक्षा को प्रेफरेंस दोगे या स्वास्थ्य को? तो मैंने बोला मैडम शिक्षा और स्वास्थ्य में से किसी एक को प्रेफरेंस देने का सवाल ही नहीं है, मेरे हिसाब से दोनों इम्पॉर्टेंस हैं, मैं दोनों को प्रेफरेंस दूंगा। बोली कि नहीं, यू हैव वेरी लिमिटेड बजट, आपके पास बजट बड़ा लिमिटेड है, तब बताओ एजुकेशन को प्रेफरेंस दोगे या हेल्थ को? फिर मैंने धीरे से बोला कि मैडम इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैं किस ज़िले का कलेक्टर हूँ, उसके आधार पर मैं डिसाइड कर पाऊँगा कि हेल्थ में प्रेफरेंस देना है या एजुकेशन में। मेरे बायोडाटा को देखी, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ लिखा हुआ था, तो उसने बोला रायगढ़ के कलेक्टर हो तब बताओ कि हेल्थ को प्रीफर करोगे या एजुकेशन को? मैं फिर थोड़ी देर चुप रहा, मैंने धीरे से बोला सॉरी मैडम, किसी आईएएस की होम डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग हो नहीं सकती है, ठीक है? तो आपके इंटरव्यू में ऐसे 2-4 मोमेंट आएंगे जिसमें आप अपना लोहा मनवा सकते हो, और जिस समय आप अपना लोहा मनवाओगे उसी समय आपको स्कोर देगा। बिना लोहा मनवाए आपको दया करके कोई नंबर देने वाला नहीं है भाई, दया करके कोई नंबर नहीं देने वाला है। आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि यू आर डिफरेंट मटेरियल हूँ मैं, ठीक है? तो आप मेरे को पूछे आप सिर्फ बीएससी किए और यहाँ आ गए हो, तो मैंने बोला फॉर्म में तो यही लिखा था सर बीएससी करना है, ठीक है? फॉर्म में तो यही लिखा था सर कि बीएससी करना है। मेरे को पूछे कि वो तुम्हारा फेवरेट फिलोसोफर कौन है, तो मैं बोला मेरे को सभी फिलॉसफी में कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, एक कोई फेवरेट फिलोसोफर नहीं है। बोले चारवाक में तेरे को क्या अच्छा लगता है भाई, बोला है एक आदमी वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहा था। मैं बोला सर चारवाक बोलता है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लो घी पियो बोलता है, और घी पी लेने से सेहत सुधरती है सर। मैं बोला मेरे जैसा दुबला पतला आदमी सेहत सुधरता है? मैं बोला तो और हर डेवलपिंग कंट्री डेफिसिट फाइनेंसिंग करता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना हम लोग, डेफिसिट फाइनेंसिंग करता है, लोन लेता है बजट में, और उसको कहाँ इन्वेस्ट करता है? लोगों के हेल्थ के लिए आयुष्मान हेल्थ कार्ड योजना बनाती है सरकार, पीएचसी का बिल्डिंग बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनाती है, बजट में खर्चा करती है। मैं बोला कि डेफिसिट फाइनेंसिंग करता है डेवलपिंग कंट्री, और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करता है। अगर पॉजिटिव तरीके से देखें सर तो चारवाक के फिलॉसफी में भी उधार लेकर हेल्थ में इन्वेस्टमेंट की ही बात कही गई है। डेफिसिट फाइनेंसिंग करके हेल्थ में इन्वेस्टिंग तो हर डेवलपिंग कंट्री करता है, तो मुझे डेफिसिट फाइनेंसिंग की जड़ें चारवाक के दर्शन में दिखाई देती। बोला यार ठीक है, मन में सोचा होगा कि दमखम से आया है। मेरा लास्ट इंटरव्यू था उस दिन का आखिरी इंटरव्यू था, शाम को। उन लोगों को भी घर जाना रहता है, सब बूढ़े लोग रहते हैं, सठियाए हुए लोग रहते हैं, 60+ वाले बेचारे, है ना, नाती पोता खिलाना रहता है जाके। तो लोग आखिरी इंटरव्यू 20-25 मिनट में जनरली ख़त्म कर देते हैं। 58 मिनट मेरा चला। मैं बाहर निकल के आया तो मेरा दोस्त बोला बेटा या तो 200 से ऊपर पाएगा या 100 से नीचे पाएगा। 58 मिनट या तो तू झेलाया है या वो लोगों को पता ही नहीं चला है, तभी 58 मिनट चला है। अब बोले देखते हैं यार क्या होता है। दिया उन्होंने नंबर अच्छे से, ठीक है। तो आप अपने आप पे बिलीव करना सीखो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो,
अपने आप के लिए स्ट्रेटजी तैयार करो, इस एग्ज़ाम में डूब जाओ। अगर आप इस स्तर पे हो कि कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा क्या करना है, उस स्टेज से बाहर निकलो जल्दी। ये एग्ज़ाम बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। आप लोग 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें DU, JNU, IIT, एम्स, IIM सब लोग आएंगे, वहाँ पे फाइट करना है। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये कोई राशन कार्ड नहीं बच रहा है जो सबको मिल जाएगा। बी वेरी क्लियर एंड केयरफुल। मेरी वाइफ बहुत मेरे को डांटती है, बोलती तुम IAS का प्रचार करते घूमते हो, वो 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें 100-150 लोग सेलेक्ट होते हैं, बाकी बच्चे तो फेल हो जाते हैं, तो तुम ये धंधा क्यों करते हो बिना बात के लोगों को फंसाने का, बोलती है। ठीक है, तो मैं बोला कि भाई देश में एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्गीय आदमी जो गांव में बैठा हुआ है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, वो भी तो IAS बनता है। अगर उस हिसाब से कोई तैयारी नहीं करेगा तो कोई IAS थोड़ी बनेगा। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। ये इसके साथ साथ आखिरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग सक्सेस कैसे हों उसके बारे में बहुत बात करते हैं, बट इस एग्ज़ाम की सच्चाई है बेटा, याद रखना, जो भी तैयारी करोगे इस एग्ज़ाम को जब तक डिटैच होने की फिलॉसफी नहीं है ना लाइफ में, तो इस एग्ज़ाम के चक्कर में मत पड़ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का फिलॉसफी अपने लाइफ में और करियर में अगर अप्लाई नहीं कर सकते तो इस एग्ज़ाम की तैयारी मत करना। जीवन भर के लिए पटक पटक के मारेगा और डिप्रेस करके छोड़ देगा ये एग्ज़ाम, याद रखो। इस एग्ज़ाम से डिप्रेस हुआ आदमी मरते दम तक इस सदमे को भूल नहीं पाता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो इमोशनल रह करके 10-10 साल अपने जवानी का दिल्ली के अंधेरे कमरे में घुमा दिए और आखिरी में सेलेक्ट नहीं हुए और आज भी पागल डिप्रेस की तरह दिल्ली में घूमते हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। लेकिन जिस दिन आप समझोगे कि ये एग्ज़ाम आपके व्यक्तित्व को बदलने का माध्यम है, मैं IAS बना तो ठीक है, IAS नहीं बना तो IAS से भी बड़ा बनूंगा, इस सोच के साथ जिस दिन एग्ज़ाम को तैयारी करोगे, जिस दिन इस सोच के साथ तैयारी करोगे तो IAS बनोगे, और IAS नहीं बनोगे तो IAS से बड़ा बनोगे। ये एग्ज़ाम जिंदगी जीने के लिए इतना कुछ सिखाता है। दुनिया में कोई जगह नहीं है, दुनिया में कोई IIT नहीं है, कोई IIM नहीं है, कोई एम्स नहीं है जो व्यक्तित्व को आपको संपूर्णता के साथ विकास करके दे सकता है। आपके व्यक्तित्व का अगर संपूर्ण विकास कर सकता है तो IAS का एग्जाम कर सकता है। आप इतना सीख जाते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन इतना जानते हो, अगर जिंदगी में पॉजिटिव आदमी हो और IAS में सेलेक्ट नहीं होते हो तो निश्चित रूप से चाहे जर्नलिज्म में जाओगे, चाहे समाज सेवा में जाओगे, चाहे पॉलिटिक्स में जाओगे, चाहे बिजनेस में जाओगे, चाहे खेती में जाओगे, एक IAS से ज़्यादा बड़ा बन जाओगे अगर पॉजिटिव सोच के साथ करते हो। इस एग्ज़ाम की तैयारी तभी करना जब पास फेल के डर से ऊपर उठे हुए हो, पास फेल के डर से ऊपर उठे हुए हो तभी इस एग्ज़ाम की तैयारी करना, नहीं तो मत करना। और इस एग्ज़ाम में इतना कुछ योग्यता दे देता है एग्ज़ाम कि अगर आप पॉजिटिव इंसान और पास नहीं होते हो और पॉजिटिवली लाइफ में आगे बढ़ोगे तो लाइफ में ज़्यादा बड़ा सक्सेस अचीव करोगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो इस सोच के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी करना। दूसरी चीज़ है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा प्लान बी प्लान सी आपका रेडी रहना चाहिए। आप सेलेक्ट हुए तो क्या है, होप फॉर द बेस्ट। मैं किसी को डिमोरलाइज या नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर योर सेल्फ, प्लान फॉर द वर्स्ट। सबसे खराब सिचुएशन के लिए आपको प्लानिंग करना चाहिए। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इस एग्ज़ाम को दो और आपका प्लान बी प्लान सी आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। तब आप जब एग्ज़ाम में अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो उससे परेशान नहीं होगी। वो इम्पॉर्टेंट, जो 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं उनमें से 150 जो पास होते हैं ना, उनकी चर्चा हर जगह हर मंच पे होती है, हर OP चौधरी और श्यामा पटेल की चर्चा होती है। लेकिन कितने सारे लोग हैं जो पास नहीं हो पाते, उनके बारे में भी हमको चर्चा करनी चाहिए जब तैयारी की शुरुआत करते हैं। जब आप अगर सेलेक्ट नहीं होते हो, कल मैं रायगढ़ में एक घर गया था, वहाँ पे मेरे को एक बहन मिली, वो बहुत होनहार है, बैंक में 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के बाद बैंक PO निकाल ली थी, बैंक से नौकरी को रिजाइन करके IAS का एग्ज़ाम दी, 3 अटेम्प्ट दी, 3 अटेम्प्ट में वो पास नहीं हो पाई और शी वॉज फीलिंग नेगेटिव एंड डिप्रेस्ड। मैं उस बच्ची से, उस बहन से मिला कल, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि हमको फेल्योर की भी प्लानिंग करनी है, फेल्योर से नहीं डरना है।
ये कोई अंधा कुआं नहीं है जिसमें चले जा रहे हो चले जा रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि मेरा रास्ता ये है, इधर नहीं तो इधर निकल जाऊंगा, इधर नहीं तो इधर निकल जाऊंगा, तब डिप्रेशन नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। सक्सेस के लिए जितनी प्लानिंग करनी है, फेल्योर के सिचुएशन के लिए भी उतनी ही प्लानिंग करनी है। और इसके लिए जरूरी है आपको प्लान बी और प्लान सी तैयार रखना, ठीक है। तो प्लान बी क्या हो सकता है, उस पर मैं चर्चा करता हूँ। आप लोग आईएएस पास हो जाओगे तो सब माला पहनाने आएंगे, गुरुजी हम लोग श्यामा सब लोग तुमको, दिल्ली से यहाँ से आओगे इंटरव्यू देके तो रेलवे स्टेशन जाएंगे बैंड बजाते माला पहनाने, ठीक है। लेकिन अगर फेल हो जाओगे तो क्या करना हो बता दे रहा हूँ, उस समय तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं रहेगा, अकेले रहोगे, ठीक है। उस समय क्या करना हो बताता हूँ मैं। आपके पास प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी आपका तैयार रहना चाहिए। और आईएएस के प्रिपरेशन के हिसाब से प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी क्या हो सकता है उस पर चर्चा करते हैं आज। प्लान बी आपका क्या हो सकता है, नेचुरल प्लान बी हो सकता है कि आप आईएएस का एग्जाम दिए, ठीक है। आईएएस जिसको भी देना है, जरा सा समय, ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, ठीक है। आईएएस की तैयारी कब चालू करें, बहुत सवाल होता है, श्यामा जी से भी आप सवाल कर रहे थे। आईएएस की तैयारी का बेस्ट टाइम है जिस दिन 12th का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, रिजल्ट का दिन नहीं है। जिस दिन 12th का पेपर ख़त्म होता है, 2-4 दिन में मम्मा घर जाना हुई चल दिया, 2-4 दिन ले ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जिस दिन आईएएस का एग्जाम 12th का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके अगले दिन से आईएएस की सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। कंपटीशन है भाई, भयंकर कंपटीशन है, ठीक है। और हर एक को काट के निकलना है आपको, इतना आसान नहीं है। तो आप 12th का जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होगा उस दिन से तैयारी चालू कर दो। थोड़ा लेट हो गया तो चिंता की बात नहीं है, 6 महीना साल भर ज़्यादा धुनकना पड़ेगा, बस इतना ही अंतर है। बेस्ट टाइमिंग जस्ट आफ्टर 12th। और मेरे बैच का टॉपर है नागराजन, उससे ब्रिलियंट माइंड मैंने अपने लाइफ में, उससे ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड मैंने नहीं देखा है। पहला नंबर आईएएस में फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बीच में 58 नंबर का अंतर था। आईएएस में फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बीच में नागराजन और बसंतगढ़ के बीच में 58 नंबर का अंतर था। मैं उसको बोला, नागराजन क्या लिखता है भाई, तो 58 नंबर ज़्यादा पाया था सेकंड से, दिखा अपना आंसर। और उसका मैं पढ़ा ना तो मैं उसको बोला, यार तू एक पैराग्राफ में जितना लिखा है इतना तो मैं 6 पेज में नहीं लिखता हूँ। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो ये कंपटीशन करना है हमको, तो कंपटीशन के हिसाब से जिसको आईएएस तैयारी करना है, मेरा मानना है 2 अटेम्प्ट चुपचाप आईएएस का देना चाहिए। पहला अटेम्प्ट दीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज बेस्ट अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट में आपको कोई बर्डन नहीं होता, मेंटल प्रेशर नहीं होता, ठीक है। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज बेस्ट अटेम्प्ट। तो इसलिए चलो दे देते हैं, टाइम मत देना कभी भी पहले अटेम्प्ट को। बी वेरी सीरियस इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इट्स अ बेस्ट अटेम्प्ट टू क्लियर आईएएस। इंटरव्यू वाला बहुत पसंद करता है, पहला अटेम्प्ट दे रहा बच्चा आया है, वो 6वां 7वां में जाओगे ना, बोलेगा तेरे कोई काम धाम नहीं है क्या, माँ बाप का पैसा कब तक लुटाएगा बोलेगा, ठीक है। एटीट्यूड रहता है, बोलता कोई नहीं, मन में यही रहता है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज बेस्ट अटेम्प्ट। तो पहला अटेम्प्ट बहुत अच्छे से दो, सेलेक्ट हो गए बहुत ही अच्छी बात, सेलेक्ट नहीं हुए तो सेकेंड अटेम्प्ट दो अच्छे से। और सेकेंड अटेम्प्ट तक मैं मानता हूँ ईमानदारी से अच्छे से देना चाहिए। सेकेंड अटेम्प्ट में सेलेक्ट नहीं हुए तब दायां बायां देखने चालू करना है। 2 अटेम्प्ट तक अगर दायां बायां देखोगे तो दुविधा में 2 गए, माया मिले न राम, ना आईएएस होगा ना दूसरा एग्जाम होगा, ठीक है। पहला अटेम्प्ट और दूसरा अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट तक सीरियस आईएएस का एग्जाम दो, सीरियस दो आईएएस का एग्जाम 2 अटेम्प्ट तक। 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तब कोई चीज साथ में कर सकते हो। अब क्या साथ में करना है उस पर बात करते हैं। पहला नेचुरल प्लान बी होता है आपका स्टेट पीएससी का एग्जाम। थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी का पैटर्न और आईएएस का पैटर्न, लेकिन फिर भी जो राइटिंग स्किल, जो इंटरव्यू स्किल, जो स्पीड, राइटिंग स्पीड, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। तो इसलिए नेचुरल प्लान बी आपका इमर्ज होकर आता है, वो स्टेट पीएससी का एग्जाम के लिए बन के आता है। तो 2 अटेम्प्ट तक अगर नहीं होता तो आप फिर सीधा पीएससी का और आईएएस का दोनों का एग्जाम देना चालू कर सकते हैं। मेरा मानना है 2 अटेम्प्ट तक कहीं नहीं देखना चाहिए दायां बायां, क्योंकि पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट में आईएएस में सेलेक्ट हो गए 22 साल, 23 साल, 24 साल में, तो आईएएस में भी बेस्ट करियर रहेगा, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचोगे। तो इसलिए पहले 2 अटेम्प्ट ईमानदारी से आईएएस देना चाहिए, जब तक बहुत ज़्यादा उम्र ना हुई हो। तो किसी को बहुत ज़्यादा उम्र हो गया तो अलग विषय है। 2 अटेम्प्ट नहीं हुआ तो आप प्लान बी साथ में चालू कर सकते हो, वह स्टेट पीएससी का एग्जाम। या कई लोग कॉमर्स वाले होते हैं, कॉमर्स वाले रहते हैं तो आरआरबी ग्रेड बी का एग्जाम साथ में दे सकते हैं,
आईएएस छोड़ना नहीं है, साथ में देते रहना है। 2 बार आप तैयारी करके अटेम्प्ट देते हो तो बेसिक प्रिपरेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उसके साथ दूसरे एग्जाम के साथ में फिर दे पाते हो। शुरू से दूसरा एग्जाम देंगे तो आईएएस की तैयारी हो पाएगी ना, दूसरे एग्जाम की तैयारी हो। इसलिए मेरा मानना ये है, ठीक है। तो आरआरबी ग्रेड बी का साथ में एग्जाम दे सकते हो, असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड का एग्जाम होता है वो साथ में दे सकते हो, ये सब के साथ में आईएएस दे सकते हो दूसरे अटेम्प्ट के बाद। बीच में आईएएस सेलेक्ट हो गए तो बाकी सब छोड़ के चले गए, नहीं तो आरआरबी ग्रेड बी में अगर सिलेक्शन हो गया या पीएससी में हम डिप्टी कलेक्टर बन गए या महिला बाल विकास अधिकारी बन गए तो वो नौकरी एक मिल गई, तो क्या है सामान्यतः हम सब लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं और जब सिलेक्शन नहीं होता तुरंत प्रेशर आ जाता है, बहनों के ऊपर तुरंत प्रेशर आ जाता है, शादी करना है तो रे वो दुनिया भर का, ठीक है। तो इसलिए कोई पोस्ट ले लो और फिर आईएएस का एग्जाम ईमानदारी के साथ देते रहो। जिस दिन सेलेक्ट हो गया तो छोड़ के चल दो, नहीं सेलेक्ट हुए तो दूसरा चीज हाथ में आ गया है, तो ये प्लान बी हो सकता है। इसी तरह का दूसरा प्लान क्या हो सकता है, प्लान सी क्या हो सकता है। आप आईएएस का जब भी एग्जाम देते हो तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आपके पास, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप पीजी कर सकते हो, ठीक है, पीजी कर सकते हो। कहाँ से, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, ऐसे बड़े जगहों से पीजी कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कर सकते हो, ठीक है। मान लो मेरा एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो मैं पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्जाम दे दूंगा जेएनयू का 2 अटेम्प्ट के बाद, और 2 अटेम्प्ट ईमानदारी से आईएएस का एग्जाम दिए हो तो जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। वो नहीं हो रहा है तो फिर तो छोड़ ही दो आईएएस का तैयारी, ठीक है। अगर 2 साल आईएएस का अटेम्प्ट देने के बाद अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में जेएनयू और डीयू का एंट्रेंस एग्जाम अगर नहीं निकल रहा है तो हमको छोड़ देना चाहिए, फिर तो तैयारी आसानी से निकल जाएगा। मेरा मानना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की थोड़ी भी तैयारी की हो तो जेएनयू का या डीयू का आसानी से एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा। जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम जैसे निकलेगा, हम लोगों के समय में जेएनयू का हॉस्टल का फीस होता था 50 रुपया, 50 रुपया हॉस्टल का फीस होता था, 600 रुपया खाने का, और जेएनयू स्तर का लाइब्रेरी, जेएनयू के सब उस स्तर के बहस करने वाले, आईएएस की तैयारी के लिए सेहत अच्छी रहती है। तो चुपचाप बिना खर्चा के, कम खर्चा के वहाँ पीजी करो, घर पे बर्डन, फिनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा, और जेएनयू पे एंट्रेंस दे के पीजी करते हुए आईएएस का एग्जाम दो, 3rd अटेम्प्ट दो। आईएएस में हो गए तो जेएनयू छोड़ के चल दो, नहीं हुए तो जेएनयू में पीजी हो जाएगा। पीजी होते ही जेआरएफ क्लियर करो, जेआरएफ नेट क्लियर करो। जेआरएफ क्लियर करते ही आपको 40-50 हज़ार रुपए की स्कॉलरशिप मिलनी चालू हो जाएगी, तो आपको फिनेंशियल बर्डन 4-5 साल के लिए खत्म हो जाएगा। आप निश्चिंत होकर आईएएस का एग्जाम दे पाओगे, और आईएएस का एग्जाम देते रहो, बीच में सेलेक्ट हो गए चले गए, नहीं हुए तो रहने दो, ठीक है। नहीं हुए तो अपना पीजी तैयार है, जेआरएफ नेट प्रोफेसर वाला लाइन तैयार है। ये प्लान बी हो सकता है। प्लान सी क्या हो सकता है, जर्नलिज्म। आज से 20-25 साल बाद जर्नलिज्म का करियर इंडिया में बहुत उज्जवल होगा, और आईएएस का करियर धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। हम लोग अंग्रेजों के ज़माने से आईएएस का डंडा देखते हैं, इसलिए आईएएस की नौकरी बहुत बढ़िया लगती है। बत्ती जी मोदी जी उतरवा चुके हैं, लेटरल एंट्री चालू हो चुका है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जर्नलिज्म का करियर भी बहुत अच्छा हो सकता है, लॉ का करियर भी बहुत अच्छा हो सकता है। लॉ अगर आपका सब्जेक्ट है तो लॉ का करियर बहुत अच्छा हो सकता है, जर्नलिज्म बहुत अच्छा हो सकता है, मीडिया का फील्ड बहुत अच्छा हो सकता है। और आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़े हुए हो, इकोनॉमिक्स, आईएएस तैयारी करते हुए, तो इसलिए जर्नलिज्म में बहुत अच्छा करोगे। अगर आईएएस की तैयारी करके जाके जर्नलिज्म करते हो तो 1 साल 1.5 साल का कोर्स करके आप बहुत तेज़ी से जर्नलिज्म में ऊपर चले जाओगे। तो ये प्लान सी हो सकता है। ये करते करते आप आईएएस दो, बीच में सेलेक्ट हो गए चले गए, नहीं सेलेक्ट हुए तो अपना दूसरा करियर तैयार हो गया। तो आप अपने करियर, अपनी प्लानिंग अपने। अभी कल मेरे पास एक बच्ची आई थी, मैं उसको पूछा कि तू अभी 12वीं पास हुई है, उसने बोला कि सर मैं फार्मेसी करना चाहती हूँ और फार्मेसी करके आईएएस दूंगी, और नहीं हुआ तो मैं दवाई दुकान खोल लूँगी। मैं बोला ये होशियार है ना। तो लाइफ में ये सब ऑप्शंस को लेके चलो, पॉजिटिव बने रहो, ठीक है। अभी मैं विनय जी से मिला था सोशल मीडिया में, फेसबुक में मैंने पोस्ट शेयर किया था 2 दिन पहले। विनय इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन इन बेंगलोर। विनय इनसाइट्स चलाते हैं, आप लोगों को सबको पता होगा। आज कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपए की कंपनी खड़ा कर चुका है। वो आईएएस में सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन पॉजिटिव इंसान है। विजन आईएएस जानते होगे आप लोग, ठीक है। विजन आईएएस अजय चलाता है,
अजय आईआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने जीवन में आईएएस के एग्ज़ाम नहीं दिया है और आईएएस की कोचिंग चलाता है और पढ़ाने खुद नहीं आता, लोगों को हायर करता है। ठीक है, उसने एक सिस्टम बनाया तो आज इतना सक्सेसफुल है। आगे जाके हम लोग धुरंधर जी लोगों का भी नाम ले रहे होंगे, ठीक है ना, मोक्ष आईएएस ऐसा किया करके। लाइफ में पॉजिटिव बने रहो तो आप हमेशा सक्सेस होगे। तो ये सब सोच के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी करो और अपने मरे ही सरक दिखता है। दुनिया में कोई फार्मूला बताने वाला नहीं है जिसका तुम आज पता चल जाए कि कौन से 2 बुक को श्यामा दीदी पढ़ी थी और कौन सा 2 बुक को ओपी भैया पढ़ा था, और डाब पता चल जाए तो मैं आईएएस बच जाऊँगी सोच के आए होगे, तो ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, अपने मरे ही सरक दिखता है। हम आपको इस यात्रा को जीना पड़ेगा। इस यात्रा के हर मोमेंट को, हर मोड़ को आपको एंजॉय करना पड़ेगा। और बिलीव मी, डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा पाथ में ही है, रास्ते में ही है। यहाँ पे पाथ डेस्टिनेशन, पाथ टू डेस्टिनेशन लिखा है, पर रियल एंजॉयमेंट इज इन पाथ ओनली, नॉट इन डेस्टिनेशन। आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ। मैं इसको अनुभव कर चुका हूँ। तो ये मेरी ओर से बातें हैं। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत डरवा दिया हूँ, लेकिन डरवाना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। और इसके बाद आप अपना मेंटलिटी को सही ढंग से बना के इस एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ोगे तो आप निश्चित रूप से सफल होगे। और हर जगह से अभी मैं सवाल पूछने बोलूँगा तो पहला सवाल आएगा कि आपने आईएएस क्यों छोड़ दिया, तो इसलिए मैं खुद ही उसका जवाब दे देता हूँ। ठीक है, तो एक सवाल का जवाब देकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। फिर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होंगे उसको लेंगे, श्यामा जी के लिए कुछ सवाल होंगे उसको लेंगे, मेरे लिए कुछ होंगे उसको लेंगे, फिर सेशन को द एंड करेंगे। आईएएस मैं छोड़ा, इसका मतलब एक कदापि नहीं है कि आई डोंट बिलीव इन पोटेंशियल ऑफ आईएएस। आई ऑलवेज बिलीव इन हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोटेंशियल ऑफ सिविल सर्विसेज। और आज मेरे को राजनीति में भी जो पहचान है, या आप लोग मेरे को जो जानते हो, वो आईएएस में 13 साल जो मैंने ईमानदारी से काम किया है, चाहे रायपुर कलेक्टर रहते हुए, या रायपुर का कमिश्नर रहते हुए, या जांजगीर का कलेक्टर रहते हुए, या दंतेवाड़ा का कलेक्टर रहते हुए, उसी कारण से मेरे को आप जानते हो। तो मैं आईएएस की इम्पोर्टेंस को हमेशा मानता हूँ। और एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी सीधा पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश करेगा तो शायद फेल हो जाएगा। इस डेंजर को, इस प्रॉब्लम को भी मैं महसूस करता हूँ। आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको कोई जगह नहीं देगा। पॉलिटिक्स में जगह बनाना इतना आसान नहीं होता है। तो एक आइडेंटिटी क्रिएट करने के बाद ये सब कर पाना बेहतर होता है। ठीक है, एक चीज़। तो दूसरा चीज़ है कि आईएएस इम्पॉर्टेंट है, बट इंडियन डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स उससे भी इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स इज मोर चैलेंजिंग, पॉलिटिक्स ज़्यादा चैलेंजिंग है। पॉलिटिक्स में ज़्यादा बड़ी चुनौतियाँ हैं, ज़्यादा बड़ी समस्याएँ हैं, है ना। हम कई लोग उसको लाइक करते हैं, कई लोग डिसलाइक करते हैं, कई लोग कई लव तो करने वाले कम ही लोग हैं, हेट ही ज़्यादा करते हैं, हेट करने वाले ही ज़्यादा लोग होते हैं। हम बोलते हो तो गंदगी है उसमें, वो नाली है, कीचड़ है, कई तरह की लोग बातें करते हैं लोग। लेकिन मेरा मानना है कि लोग तो ऐसे ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी नेगेटिव बोलते थे। मैंने सोचा ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए मैंने बहुत कुछ अच्छा किया। 13 साल में अपने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जो कुछ कर पाया उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो मैंने रियलाइज़ किया कि भाई बाहर रहकर हम कब तक क्रिटिसाइज करते रहें। अगर हम राजनीति देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हम उसे लव करें या हेट करें, डेमोक्रेसी में राजनीति का सबसे बड़ा योगदान रहता ही है। और बाहर से क्रिटिसाइज करने के बजाय मैंने उसके अंदर आकर उसकी चुनौती को स्वीकार करना अपने लाइफ के लिए ज़्यादा मीनिंगफुल समझा, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चाणक्य का एक स्टेटमेंट हमेशा मुझे याद आता है कि चाणक्य ने कहा है कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करने लगते हैं। ये दुष्परिणाम। इन सब कारणों से मैंने राजनीति की चुनौती को स्वीकार किया है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपके लाइफ में किसी भी पद से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। आपके व्यक्तित्व पे आपको भरोसा है तो आप किसी पद पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। मैं अपने लाइफ में हमेशा मानते हुए आया हूँ कि ओपी चौधरी से आईएएस है, आईएएस से ओपी चौधरी नहीं है। आई ऑलवेज बिलीव दिस थिंग। और अगर आप सरस्वती के सच्चे उपासक हैं, तो लक्ष्मी झक मार के पीछे पीछे आती है। इस बात का भी मैं बिलीवर हूँ। तो आपके पास अगर नॉलेज है
अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप लाइफ में हमेशा बड़ा से बड़ा कर सकते हो। आई कैन बिकम अ गुड राइटर, आई कैन बिकम अ गुड इकोनॉमिस्ट, आई कैन बिकम अ गुड पॉलिटिशियन, अगर मेरे अंदर क्षमता है तो इसलिए मैंने अपने एक स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया और आज मैं राजनीति में हूँ या प्रशासन से बाहर आकर के अपने समय का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग कर रहा हूँ। इसलिए शायद मैं आज आप लोगों के बीच आकर के इंटरेक्शन कर पा रहा हूँ एंड आई एम मोर देन हैप्पी कि जैसे जो पहले की सिचुएशन रहती थी उससे भी मैं ज़्यादा खुश हूँ। और ये सब कारणों से मैंने निर्णय लिया है और मेरी कोशिश है कि एक गांव से एक ओपी चौधरी की, एक गांव से एक श्यामा पटेल सक्सेस की स्टोरी लिखे। दैट्स नॉट इनफ। हमारे घर घर से, हमारे क्षेत्र से, हमारे छत्तीसगढ़ के हर घर से हमारी बहनें, हमारे भाई सक्सेस की स्टोरी लिखें। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड आई वांट टू डेडिकेट माई लाइफ फॉर दिस कॉज। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। बहुत ही सुंदर शब्दों में हम सबको समझाए कि आईएएस बनने के लिए क्या करना चाहिए, ज़िंदगी में क्या क्या पड़ाव आते हैं। और मुझे एक कवि की पंक्ति याद आ रही है, मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर कह गए हैं, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। अरे यारो कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अरे यारो कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, हमें अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। मैं और थोड़ा सा और प्रोसेस पे 2 मिनट बताना भूल गया कि मैंने 5 स्किल्स की बात की और 5 स्किल्स डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। पहला चीज, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पढ़ें। इंडियन एक्सप्रेस से शुरू कर सकते हैं, फिर कुछ दिनों बाद द हिंदू पढ़ना चालू कर सकते हैं। ये काम आप जरूर करें, पहला चीज। दूसरा चीज मैं बोलना चाहूँगा, एक मंथली मैगजीन जरूर पढ़ें, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल या कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, कोई भी एक मंथली मैगजीन जरूर पढ़ें। तीसरा चीज, सिलेबस अपने पास हमेशा रखें। चौथा चीज मैं बोलूँगा, अनसॉल्व पेपर हमेशा अपने पास रखें। प्रीलिम्स के, मेंस के, सबके अनसॉल्व पेपर आप डे 1 में ही खरीद लें और डेली कम से कम 20 मिनट अनसॉल्व पेपर को दें। पांचवा चीज मैं बोलना चाहूँगा, एक न्यूज चैनल को जरूर फॉलो करें। उसके लिए डीडी न्यूज को मैं बेस्ट चैनल मानता हूँ। डीडी न्यूज के न्यूज को डेली सुने, हिंदी में भी सुने, अंग्रेजी में भी सुने। उससे आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा, आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, सारी चीजें आपकी इंप्रूव होगी। तो इसलिए डीडी न्यूज को डेली के डेली आप जरूर फॉलो करें। और डीडी न्यूज से गवर्नमेंट ओरिएंटेड, सिस्टम ओरिएंटेड माइंडसेट मिलता है। आपको एक्टिविस्ट नहीं बनना है, सिस्टम का पार्ट बनना है, इसलिए आप डीडी न्यूज को डेली फॉलो करें। पांचवा चीज बोलना चाहूँगा। छठवां चीज, टीवी डिबेट्स जरूर देखें। टीवी डिबेट्स में आप लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के डिबेट्स को फॉलो करें। लोकसभा की प्रोसीडिंग वहाँ पे दिखाया जाता रहता है, वो प्रोसीडिंग को देखने की जरूरत नहीं है आपको। रात में जो बिग पिक्चर, परिक्रमा जैसे जो कार्यक्रम आते हैं उनको आप डेली के डेली फॉलो करें। या यूट्यूब में आप जब समय मिले आपको तब फॉलो कर सकते हैं। ये छठवां चीज मैं बोलना चाहूँगा। सातवां चीज, यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पे जो आपको अच्छे